जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है अमेरिकन मार्केट की तरफ से। अपडेट के मुताबिक अमेरिकन मार्केट ने 26 के करीब चाइना के कॉटन ट्रेडर्स को बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है और इनके साथ अब जो इंपोर्ट्स होते थे वो अब नहीं होंगे। इन्हें बैन इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका का कहना है कि ये ट्रेडर्स कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं फोर्स्ड लेबर से। यहाँ पर अमेरिका एक अपनी पॉलिसी रखता है कि फोर्स्ड लेबर में जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ हमें ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पर उइगर मुस्लिम के साथ जो फोर्स लेबर चाइना शिनजियांग प्रोविंस में करवाता है उसके चलते अमेरिका ने ये एक्शन लिया है। इसके पहले भी अमेरिका ने कुछ बड़े एक्शंस लिए हुए हैं। बहुत सारी जो चाइना की फर्म्स हैं उनके ऊपर 100% के करीब इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, चाहे वो ईवी सेक्टर हो चाहे वो सोलर सेक्टर हो। आप देख सकते हैं कि लगातार चाइना और अमेरिका के बीच की जो ट्रेड वॉर है ये एस्केलेट ही करती जा रही है। क्या इसका परिणाम हो सकता है, क्या लगता है आपको, कमेंट में बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड के बारे में। ये दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ फंड में से एक है। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट 1.7 ट्रिलियन के करीब है, यानी कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन हाल ही में इसने अडानी पोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अडानी पोर्ट को ब्लैकलिस्ट करने के पीछे कुछ एथिकल रीजंस रह रहे हैं। यहाँ पर नॉर्वे फंड का कहना है कि अडानी पोर्ट की हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज डायरेक्टली लिंक्ड हैं ह्यूमन राइट वायलेशन से और यहाँ पर वॉर प्रोन एरियाज में इन्होंने ह्यूमन राइट एक्टिविटीज के खिलाफ कुछ काम किया है, जिसके चलते इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है। यानी कि नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड अब अडानी पोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्होंने इसे अपने लिस्ट से हटा दिया है। अगली खबर में हम बात करेंगे यूके मार्केट के बारे में। अपडेट ये आ रही है कि यूके ने अब इंडिया से इंपोर्ट होने वाले मसालों के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लेने शुरू किए हैं, जिसमें एथिलीन ऑक्साइड का यूज भी शामिल है। आपको बता दें कि इसके पहले हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों से हमारे देश के जो एनडीएच और एवरेस्ट मसाले हैं इन्हें वापस कर दिया गया था। रीजन ये था कि इनके अंदर एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा मानी जा रही थी, जो कि एक तरह का पेस्टिसाइड है जिससे कैंसर का भी खतरा हो सकता है। इसके बाद दुनिया भर के जो देश हैं जहां पर इंडिया का जो मसाला है इंपोर्ट होता है वहां से एक्शन लेने शुरू हुए। यहाँ पर न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूएस और अब यूके जैसे डेवलप्ड नेशन भी इस कतार में शामिल हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह से ये पूरा मैटर इंपैक्ट कर सकता है इंडिया के एक्सपोर्ट्स को, बताइएगा कमेंट में। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी आलोक सहाय के बारे में। आलोक सहाय ने रिसेंटली बताया कि किस तरीके से चाइना के स्टील इंपोर्ट्स पर जो अमेरिका ने एक्शन लिया है इसका प्रभाव इंडिया पर भी आ सकता है। उन्होंने बताया कि इंडिया का जो मार्केट है वो काफी वल्नरेबल बन सकता है अगर इंडिया के अंदर जो स्टील इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो स्टील इंपोर्ट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त हो गई हैं, अपने दरवाजे बंद कर रही हैं और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर प्रेडेटरी इंपोर्ट्स हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो इंडिया का स्टील बिजनेस है इससे भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या लगता है आपको, क्या इंडिया स्टील बिजनेस सफर कर सकता है जो एक्शन अमेरिका ने चाइनीज स्टील कंपनीज के ऊपर लिया है उसकी वजह से, बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है ओला मोबिलिटी की तरफ से। ओला मोबिलिटी से एक और स्टेप डाउन की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें आपको कि ओला मोबिलिटी में काम करने वाले चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ कार्तिक गुप्ता अब रिजाइन कर चुके हैं और इसकी जानकारी खुद ओला मोबिलिटी ने दी और बताया कि ये जो प्रोसेस है ये हमारी ऑनगोइंग रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। यानी कि कार्तिक गुप्ता ने जो रिजाइन किया है उसके पीछे ओला मोबिलिटी की रिस्ट्रक्चरिंग रह रही है, जहां पर ये कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और अपनी जो कॉस्ट है उसे बचाकर स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहे हैं ताकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अच्छे से एग्जीक्यूशन कर पाएं। अगली खबर में हम बात करेंगे नारायण मूर्ति के बारे में, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर है। इन्फोसिस हमारे देश की एक बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है और नारायण मूर्ति ये वही शख्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं 70-70 घंटे काम करने के लिए। बताइए जरा है कि नारायण मूर्ति का कहना है कि इंडियंस के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है कि भाई वो दूसरों के आइडियाज को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और वो अच्छे से उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि आज से 40-50 साल पहले इंडियंस के पास ये टैलेंट नहीं था, लेकिन अब हमने इसे अडैप्ट कर लिया है। उनका ये मानना है कि ग्रेजुअली इंडियंस और बेहतर हो जाएंगे और नए जो आइडियाज हैं उन्हें भी इनोवेट करने लगेंगे। वो एक इवेंट में बात कर रहे थे जहां पर वो एआई की अडैप्टेबिलिटी पर चर्चा कर रहे थे। अगली खबर आ रही है पावर जनरेशन कंपनी रतन इंडिया पावर की तरफ से। ये एक बहुत ही छोटी पावर जनरेशन कंपनी है जिसके शेयर ने अब लगातार अपर सर्किट को हिट किया है। बता दें आपको कि लगातार 2 बार अपर सर्किट हिट करने के बाद इसमें एक साल के अंदर 300% की बढ़त देखी जा रही है और फिलहाल इसका जो शेयर है वो 13 रुपए से ऊपर पर ट्रेड कर रहा है। कुछ लोगों का मानना
मानना है कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट रह सकता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसके फंडामेंटल्स काफी वीक हैं, इसलिए लोगों को बहुत ही ज्यादा सोच समझकर रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। अगली खबर आ रही है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस स्टार्टअप जोहो की तरफ से। जोहो के बारे में आप जानते हैं, जो खुद में ही एक सीआरएम कंपनी है, यूनिकॉर्न है। हाल ही में जोहो ने $700 मिलियन के प्रपोजल्स दिए हैं आईटी मिनिस्ट्री को, ताकि एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। इसके लिए जोहो ने आईटी मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमें जो इंसेंटिव्स और जो रिलैक्सेशंस मिलने चाहिए वो भी हमें दिए जाएं। सारे डॉक्यूमेंट्स आईटी मिनिस्ट्री के पास पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद आईटी मिनिस्ट्री इसे अच्छे से रिव्यू कर रही है और कह रही है कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए ताकि हम आपके प्रपोजल को सही तरह से समझ सके। अगली खबर आ रही है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जिसने हाल ही में इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को रिवाइज कर दिया है। यहां पर इन जीडीपी फोरकास्ट को रिवाइज करके बदल दिया गया है। बता दें आपको कि साल 2024-25 के लिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, इसे एस्टिमेट किया जा रहा है कि 6.9% के करीब रहने वाली है और फाइनेंशियल ईयर 2025 के बाद से ये जो ग्रोथ है 6.6% के करीब रह सकती है। यहां पर यूएन की तरफ से कहा गया है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से इंडिया में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। अगली खबर में हम बात करेंगे सिनेमा जायंट पीवीआर आइनॉक्स के बारे में, जो आपके थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। बताइए जरा है कि पीवीआर आइनॉक्स की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिससे पता ये चल रहा है कि टिकट सेल से ज्यादा जिस बिजनेस में इनको ग्रोथ मिल रही है वो है फूड एंड बेवरेजेस, यानी कि जो लोग टिकट खरीद कर इनका पैसा नहीं कमा रहे, उससे ज्यादा तो लोग इनके जो फूड और बेवरेजेस हैं उन्हें परचेज करके पैसा कमा रहे हैं। अगर हम बात करें तो लास्ट फिस्कल ईयर में जो इनकी ग्रोथ हुई है फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में, ये 21% के करीब है, जबकि टिकट सेल में सिर्फ 19% की ग्रोथ हुई है। यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा खाने पीने में पीवीआर पैसा कमा रहा है और इसकी जानकारी खुद पीवीआर के सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने दी है। अगली खबर में हम बात करेंगे यूनिकॉर्न्स के बारे में। बता दें आपको कि साल 2024 में इंडिया को अपना तीसरा यूनिकॉर्न मिल चुका है। साल 2024 में अब तक 2 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, जिसमें से एक इनक्रेड है जो कि एक फिनटेक कंपनी है और दूसरी कृत्रिम है जो कि एक एआई कंपनी है जो ओला ओन करती है। बता दें आपको कि अब जो तीसरा स्टार्टअप है वो एक लॉजिस्टिकल स्टार्टअप है जिसका नाम है पोर्टर, जो आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कराती है। और हाल ही में इसमें इंटरनल असेसमेंट राउंड हुआ, जिसके बाद से इसकी जो वैल्यूएशन है ये $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और जब किसी स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन को क्रॉस करती है तो वो एक यूनिकॉर्न बन जाता है। अगली खबर में हम बात करेंगे रियल्टी कंपनी केसर इंडिया के बारे में। केसर इंडिया के बारे में अपडेट आ रही है कि केसर इंडिया का जो मार्केट में शेयर है इसने 5% के अपर सर्किट को तब हिट कर लिया जब पता ये चला कि केसर इंडिया ने महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर 14,000 स्क्वायर फीट का एक लैंड पीस अक्वायर किया है। और ये लैंड पीस अक्वायर किया गया है ताकि यहाँ पर एक लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया डेवलप किया जाए और एक कमर्शियल प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, जिसके बाद से इन्वेस्टर्स इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के बारे में, जिसने हाल ही में 2 के करीब पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि जो एयरलाइंस के एयरफेयर होते हैं इन्हें कैप नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेगमेंट है बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। बहुत सारी ऐसे एयरलाइन कंपनीज हैं लॉस में फंक्शन कर रही हैं। यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एग्जांपल देते हुए बताया कि ऑटो रिक्शा का जो फेयर है पर किलोमीटर और एक एयरलाइन कंपनी का जो फेयर है पर किलोमीटर है, आपको देखने को मिलेगा कि एयरलाइन ज्यादा सस्ती है इंस्टेड के ऑटो रिक्शा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि किस तरह से जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है और ये काफी हद तक सही भी है। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे देश में जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनके बारे में आए दिन खबर आती है कि आज फलानी एयरलाइन कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, ये लॉस में चल रही है, और इसी के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया। अगली खबर आ रही है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से, जिन्होंने हाल ही में एक इवेंट अटेंड किया जहां पर एक ब्रोकर ने उनसे धड़ल्ले से सवाल पूछे। इन सवालों में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो ब्रोकर्स के हित के लिए थे। उस ब्रोकर ने पूछा कि मैम आप बताइए कि किस तरह से हम जब भी अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करते हैं उस पर हमें तमाम तरीके के टैक्सेस देने पड़ते हैं। असल में देखा जाए तो ब्रोकर से ज्यादा पैसा सरकार कमा लेती है और सरकार ब्रोकर्स के एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह है जो कुछ नहीं करती है। और इसके जवाब में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक ह्यूमरस आंसर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एक स्लीपिंग पार्टनर है तो फिर वो रिस्पॉन्स कैसे कर सकती है, और इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन सच बात तो ये है कि हकीकत में जो ब्रोकर्स हैं उन पर टैक्सेस ज्यादा लगाए जाते हैं और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है कहीं ना कहीं सरकार से भी कम रह जाता है। अगली खबर आ रही है अमेरिकन स्टॉक मार्केट की तरफ से, जिसने हाल ही में रिकॉर्ड बढ़त बनाई है। बता दें आपको कि अमेरिका के अंदर जो डाउ जोन्स है इसने 40,000 का जो मार्क है उसे क्रॉस कर लिया है। पहली बार ये फीट अचीव किया गया है और कोविड-19 पैंडेमिक के आने के बाद से उनका जो मार्केट है ये डबल हो चुका है। यहाँ पर अगर हम S&P 500 की बात करें और
साथ में नैस्डैक की बात करें उनमें भी रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल रही है। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि अमेरिकन मार्केट में रिटेल इन्फ्लेशन में मार्जिनल गिरावट देखी गई है और फेड ने पहले भी कहा है कि जब तक रिटेल इन्फ्लेशन में जो गिरावट है वो नहीं दर्ज की जाएगी तब तक रेट कट्स की उम्मीद नहीं की जाती है और इसीलिए अब मार्केट लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहां हम समाप्त करते हैं आज के अपनी इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े जहां पर ये इनसाइट्स और वैल्यूएबल क्विज़ेस आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।